हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आज हमारा ये 11वां चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरी या बुद्धि के सिद्धांतों पे चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग साइकोलॉजी में गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा ऐसी होगी कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं अन्य दूसरी जगह से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्होंने जिस तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब वो ट्रिक एक बार अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। शुरू करते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो गार्डनर ने क्या कहा है? तो गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये 1983 में आया था। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो सिंगुलर नहीं होती है, इसके बहुत सारे कारक होते हैं, या ये सिंगुलर ना होकर बहुकारकी होती है। इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत को नकारा। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है उसमें 2 फैक्टर नहीं होते हैं। बुद्धि का स्वरूप जो है एकाकी नहीं होता है, ये जो होता है बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है, बहुकारकी होती है। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? और कहा कि जैसे यदि किसी व्यक्ति में मस्तिष्कीय क्षति हो जाती है जिससे व्यक्ति की किसी एक स्पेसिफिक क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, लेकिन किसी दूसरी क्षमता पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो प्रभावित हुई क्षमता उसको भी हम एक बुद्धि बोल सकते हैं। प्रभावित हुई क्षमता को भी हम बुद्धि बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है मस्तिष्क में, ब्रेन का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो कभी उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जो म्यूजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरह की हर एरिया में अलग अलग उसकी उन्होंने क्षमताएं बताई हैं कि अगर मस्तिष्क का कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है तो एक क्षमता जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, लेकिन उस क्षमता का दूसरी एबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए कि भाषाई क्षमता प्रभावित होती है, हमें भाषा से रिलेटेड जो बोलने में क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, लेकिन उसका जो है प्रभाव लॉजिक पे ठीक है नहीं आता है। या मान लें कि म्यूजिकल एबिलिटी प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिकल एबिलिटी प्रभावित हो जाएगी हमारी। तो इनका यही कहना था कि एक जो एरिया है उससे रिलेटेड जो क्षमता है वो अगर प्रभावित होती है तो दूसरी क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। इन्होंने इन सब चीज़ों को लेके शुरुआत में 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, लेकिन बाद में इन्होंने 1998 में 8वां पार्ट भी उसमें जोड़ा कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। फिर उसके बाद सन 2000 में इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि जो है बताई कि जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 9 प्रकार हैं बुद्धि के।
ठीक है। अब कौन कौन से प्रकार हैं वो भी हम देखेंगे, और इसको याद करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि इनके जो 9 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, और जो 8वां सिद्धांत है और 9वां सिद्धांत जो जोड़ा गया है वो कौन सा सिद्धांत है जो लास्ट में जोड़ा गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम ये चर्चा पहले कर लेते हैं। जो 8वां सिद्धांत था 1998 में जोड़ा गया था, ये नेचुरलिस्टिक सिद्धांत था। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, इसको हम अभी चर्चा करेंगे बाद में आगे चल के। और जो 2000 में जोड़ा गया था ये एक्सिस्टेंशियल। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत थे। मतलब पहले क्या है, प्रकृति से रिलेटेड बुद्धि, और दूसरा है अस्तित्व से रिलेटेड बुद्धि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसके जो ट्रिक है, मेन जो ट्रिक ही है इसकी, वो देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सा प्रकार नहीं था? ठीक है, या कौन कौन से प्रकार थे उसके? इस पे क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हम लोग बहुत अच्छा अभी स्टेप्स कुछ देखेंगे। तो ये हैं हमारे प्रकार 9। ठीक है, ये राइट साइड में जो दिए हुए हैं ये प्रकार हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रकार हैं पहले हम ये देख लेते हैं। पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस मतलब व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। दूसरा है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत अन्य। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है। ठीक है, ये सारी बुद्धियाँ जो है इन्होंने दी हैं। इसमें म्यूजिकल बुद्धि भी है, लॉजिकल भी है, ठीक है, लिंग्विस्टिक भी है। अब इसको, ये जितनी हैं 9 बुद्धियाँ हैं इन्होंने बताई है, 9 प्रकार की बुद्धि। इसको समझने के लिए हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं। अब ट्रिक हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड में लिखी हुई है। ठीक है, और ट्रिक को समझने के लिए हम एक, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब बुद्ध भगवान थे वो घर त्याग के जब बाहर गए थे, तो क्यों बाहर गए थे, क्यों गृह त्याग किया था उन्होंने, वहाँ गए थे, उसका क्या मकसद था? इस चीज़ को लेके जो हम अपनी ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि जो बुद्ध भगवान थे वो अपने को समझने, स्वयं को समझने, स्वयं का क्या अस्तित्व है, इस चीज़ को समझने के लिए क्या एबिलिटी हैं, क्या नहीं है, कैसे उनको जो है बढ़ाना है, कैसे उनका प्रयोग करना है लाइफ में, कैसे अपने डेली जीवन को और अच्छे से सफल बनाना है। तो कहने का मतलब अपने को स्वयं को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए कि दूसरे जो बात कह रहे हैं हम उसको कितने अच्छे से समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, या दूसरों के अंदर क्या एबिलिटी है, किस तरीके से वे व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के पीछे का क्या रीज़न रहता है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, प्रकृति का अस्तित्व खोजने के लिए कि हमारे जीवन में प्रकृति का क्या अस्तित्व है, इसको खोजने के लिए, इन तीनों चीज़ों को खोजने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अब स्थान हम कहाँ पर लेंगे, ये बहुत मतलब मेन पॉइंट तो यही रहता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर ये सब खोजेंगे जाके। तो स्थान एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मतलब ज़्यादा शोरगुल ना हो, हौच पौच ना हो। तो एक स्थान ऐसा जो गार्डन है, बगीचा है, वहाँ पर हम एक स्थान खोजेंगे। फिर स्थान खोजने के बाद में वहाँ पर हमें कुछ शारीरिक गतिविधि करनी पड़ेगी, अर्थात हमें योगा करना पड़ सकता है, योग करना पड़ सकता है, कुछ मुद्राएं हमें डिसाइड करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इन सब के बाद हमें इन सब को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब जहाँ पर भाषा होती है वहाँ तर्क भी होता है, वहाँ संगीत भी होता है। अब तर्क क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है, भाषा है, हम स्वयं को समझेंगे कि ये चीज़ हमारे में अच्छी है, हम ये चीज़ भी सोच समझेंगे कि हाँ दूसरों में भी ये चीज़ अच्छी है। तो हम तर्क वितर्क करके ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है हमारे लाइफ में, क्या गलत हो रहा है, या हम कैसे किसी चीज़ को सही कर सकते हैं। संगीत जो है हमारे जीवन को बहुत शांति प्रदान करता है। तो यहाँ से जो है हम अपनी ट्रिक को समझ चुके हैं। अब एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने गृह त्याग किया। अब गृह त्याग क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न था। रीज़न क्या था? उन्होंने स्वयं को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए
प्रकृति का अस्तित्व खोजने के लिए एक गार्डन में एक स्थान पर गए, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, योग किया, तप किया, और तप करके उन्होंने ये सारी चीज़ों को समझा। और उसके बाद जो है उसके तप करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी, तर्क की आवश्यकता पड़ी, संगीत की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। संगीत हमारे मन को बहुत शांत रखता है, और जब हम शांत रहेंगे तभी हम अपनी चीज़ों को, अपनी जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है। अब हम देखते हैं कि इसको रिलेट कैसे करते हैं। मतलब स्वयं को समझने, मतलब कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, ठीक है। अब व्यक्तिगत आत्मबुद्धि क्या होता है? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि मतलब यही कि बुद्धि में अपने भावों को, ठीक है, अपने संवेगों को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, उसकी क्षमता कैसे मापते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसमें दोनों में विभेद करने की क्षमता, अर्थात कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, हमारे व्यवहार कैसे हैं, कैसे हम व्यवहारों को अपने सही दिशा में जो है ला सकते हैं। इन सब जो है सूचनाओं को हम जब उपयोग करते हैं, अर्थात जब हम स्वयं को समझते हैं, ठीक है, तो उसको जो है बोलते हैं व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, हिंदी में पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इन्होंने पहला ये पॉइंट दिया। दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई औरों को समझना, अर्थात दूसरों को समझना, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट से हम रिलेट करते हैं, मतलब पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये क्या है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है, ठीक है। उनकी मनोदशा, अर्थात उनका मूड कैसा है। नहीं कहते हैं हम कि हाँ वो तो गुस्से में दिख रहे थे, अर्थात उनका गुस्से वाला मूड है। तो इन सब चीज़ों को समझना कि कोई व्यक्ति कब गुस्से में होता है, कब वो शांत रहता है, और इसमें जो है अंतर कर पाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, औरों को समझना, अर्थात पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। इन्होंने ये दूसरा पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट क्या दिया कि प्रकृति मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या बताया, और ये जो पॉइंट है थर्ड नंबर, जो प्रकृति नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इन्होंने ये जो है 1998 में जोड़ा था, ठीक है, जब संशोधन किया है। तो अर्थात इन्होंने ये बताया प्रकृतिवादी बुद्धि में कि व्यक्ति में जो है नेचर में जो पैटर्न, जो सिमेट्री मौजूद होते हैं, उनको सही सही पहचान करना, उनकी क्षमताओं को पहचान करना कि कैसे हम प्रकृति से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने नेचुरलिस्टिक लर्निंग पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है नेचर से सीखता है, अर्थात हमारी प्रकृति से सीखता है, वो स्वयं सीखता है। उसको जो है कि प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, कोई जोर दबाव न डाला जाए, तो उस पर जोर दिया है। तो वही है प्रकृतिवादी बुद्धि कि हम प्रकृति को किस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। उसके अस्तित्व को, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं थर्ड पॉइंट में। एक पहला जो है वो प्रकृति है, दूसरा है अस्तित्व। तो ये हम जो दूसरा पॉइंट है, ये चौथा नंबर पॉइंट है कि अस्तित्ववादी बुद्धि। अब अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि को जो है गार्डनर ने जो है सन 2000 में जो है जोड़ा है संशोधन करके। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब ये है कि मानव संसार में, अर्थात मानव संसार में जो भी रहस्य हैं, उन रहस्यों के बारे में जानना, अर्थात क्या सही है क्या गलत है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद जो है आत्मा का क्या होता है। कोई कहता है कि आत्मा जिंदा रहती है, कोई कहता है आत्मा दोबारा जो है जन्म लेती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में समझना और उसको जो है सही तरीके से, ठीक है, तर्क वितर्क करके जो है समझने की क्षमता जब होती है हम में, वास्तविकता के बारे में हम जब बात करते हैं, वास्तविकता की अनुभूति होती है, तब जो है हम वो अस्तित्ववादी क्षमता जो है कहलाती है। बहुत सारे दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने, ठीक है, ये क्षमता देखने के लिए मिलती है।
और आगे चलते हैं। और इसमें क्या हुआ कि गार्डन में एक स्थान, ये हमारा चौथा पॉइंट है कि गार्डन में एक स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड है, जो एक स्पाशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। अर्थात ये क्या है, स्पाशियल इंटेलिजेंस वो होता है अर्थात कि हम कितना स्वयं के माइंड में एक स्थान के प्रति क्या चित्र बना सकते हैं, क्या इमेज बना सकते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अर्थात हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्पेशियल इंटेलिजेंस जो होता है, स्थानिक बुद्धि जो होती है, वो हमारे माइंड के इमेज को, चित्र को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात यदि हमें किसी भी रूम का सेटअप करना है तो हम किस तरीके से करें ताकि वो अच्छा लगे, कहाँ पर सोफ़ा होना चाहिए, कहाँ पर बेड होना चाहिए, कहाँ पे अलमीरा होना चाहिए, ये सब जो हमारे माइंड में इमेजेस बनती हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पाशियल इंटेलिजेंस, मतलब स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो ये गार्डन में एक स्थान से आप स्थानिक बुद्धि जो है वो समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट वाला है शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि का अर्थ है मतलब है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। अब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, ये हमारे शारीरिक गतिविधि मतलब हम चलना फिरना, बोलना, चलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है, सुई में धागा पहनाना, धागा डालना, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी मतलब जो खेलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें काइनेस्थेटिक जो है गतिविधि के अंतर्गत आती हैं। फिर हम भाषा, लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब भाषाई बुद्धि के बारे में इन्होंने बात की। फिर तर्क मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल, जो हम तर्क देते हैं, कोई लॉजिक देते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो लॉजिक और मैथमेटिकल इन्होंने एक में ही बताया कि तार्किक गणितीय बुद्धि एक होती है। तो लास्ट में आता है संगीत मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हमारी एक बुद्धि है। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस कैसे बुद्धि होती है, इस चीज़ पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। इन्होंने बताया कि इस बुद्धि में पिच है, पिच अर्थात कि जब तारत्व है, लय है, ठीक है, जिसको रिदम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सही ढंग से पहचानने की क्षमता अर्थात प्रत्यक्षण करने की क्षमता जो है सम्मिलित रहती है इसमें। जो म्यूजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें निपुणता अर्थात उनको सही से बजाने की क्षमता जो होती है, ये सब म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आती है। जो हम लोग देखते हैं, कोई तबला वादक है, ठीक है, कोई बांसुरी बजाता है बहुत सुरीली, कोई गाना गाता है बहुत अच्छा सा, उसका कहते हैं कि कंठ बहुत अच्छा है। ये सारी क्या क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है जो लोगों में, अलग अलग लोगों में देखने के लिए हमें मिलती हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या है, हम कितना अच्छा लॉजिक कर सकते हैं, हमारा मैथमेटिक कितना अच्छा है। जब हम देखते हैं कि किसी हम दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाते हैं, उसको कुछ नहीं आता रहता है, फिर भी वो मतलब इतने अच्छे से किसी चीज़ का लॉजिक दे सकता है, ठीक है, कितने अच्छे से गणना कर लेता है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसमें देखने के लिए मिलता है, गणती है उसमें क्षमता बहुत अच्छी होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत जल्दी कर लेता है बिना कैलकुलेटर के माध्यम से। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात हमारे अंदर जो भाषाई क्षमता है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, हम किसी चीज़ को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे वर्ड उसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं, और कैसे जो वाक्य हैं, शब्द हैं, और कंप्रीहेंशन एबिलिटी हमारे अंदर कितनी है, वोकेबुलरी जो है, शब्दावली जो है वो कितनी है, और जो हमारा सेंटेंस है उसमें फ्रेमिंग क्या है, सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आती हैं, जो भाषा से रिलेटेड होती हैं। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक एक पॉइंट का एक एक जो ये लिखी हुई है हमारी ट्रिक, ये एक एक पॉइंट को प्रेजेंट करती है। सबसे पहला पॉइंट है अपने को समझना मतलब पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, औरों को समझना मतलब कि अन्य बुद्धि जो पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, प्रकृति मतलब कि नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्व मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि, स्थान मतलब कि स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि मतलब शारीरिक गतिविधि बुद्धि, भाषा मतलब भाषाई बुद्धि, तर्क मतलब तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत मतलब संगीतिक बुद्धि। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ट्रिक अच्छी लगी है, तो आप लाइक करिएगा, कमेंट अवश्य करके बताएं, ताकि मैं ऐसी अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए बना के लाऊं। और यदि आपको कोई अदर टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।